छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आयोजित किए जाने वाले एडीओ के एग्जामिनेशन में पंचायती राज राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे और पंचायती राज व्यवस्था से 30 क्वेश्चन का वेटेज है। एडीओ के एग्जामिनेशन में एडीईओ के एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन का वेटेज है। तो 30 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे पंचायती राज व्यवस्था में, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे और आपको अच्छे से तैयारी करना चाहिए ताकि आप इस सेक्शन से अच्छा कवर कर सके, पूरा 30 में 30 ला सके या 25 मार्क्स ला सके। कंपटीशन बहुत है, आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अब इसके अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है उसको आप जान लो। यहाँ से क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछेगा ही। ये पंचायती राज व्यवस्था से 30 क्वेश्चन का वेटेज है, तो अनुच्छेद कहीं छूट ही नहीं सकता है, वहां से क्वेश्चन पूछेगा ही। तो आपको इसको नेगलेक्ट करके नहीं चलना है। अगर आप नेगलेक्ट करके चलते हुए एक सेक्शन को भी नेगलेक्ट करके चल रहे हो, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप एडीओ का सीरियसली रूप से तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान में 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज प्रणाली को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। इन संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9, अब पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में रखा गया। अब उसके अंतर्गत कौन कौन कितने अनुच्छेद? 243 से लेके 243 ओ तक एक ही अनुच्छेद है, उसी को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया। 243 से लेके 243 ओ तक जोड़ा गया, जो पंचायती राज संस्थाओं की संरचना बताता है, शक्ति बताता है, दायित्व बताता है, वित्तीय संसाधन और चुनावी प्रक्रिया को निर्धारित करता है। मतलब पंचायती राज सिस्टम के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया 243 से लेके 243 ओ के बीच के अनुच्छेदों तक। अब इन अनुच्छेदों में क्या क्या है उसको डिटेल से जानते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243, जिसमें परिभाषा को डिफाइन किया गया है। खाली यही क्वेश्चन ही मेंशन कर दिएगा परिभाषा को किस में डिफाइन किया गया है, तो आपको याद रहना चाहिए। इस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है। जैसे पंचायत क्या है? पंचायत का अर्थ होता है ग्राम, मध्यवर्ती, तालुका, ब्लॉक और जिला स्तर पर गठित स्थानीय स्वशासन निकाय। सेकंड है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? किसी पंचायत क्षेत्र में आने वाली सभी पंजीकृत मतदाताओं का संगठन होता है, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग क्या होता है? पंचायत चुनावों के संचालन हेतु गठित स्वतंत्र निकाय। तो राज्य चुनाव आयोग क्या है? पंचायतों के चुनावों के संचालन हेतु एक गठित स्वतंत्र निकाय है जो राज्य के अंतर्गत होता है, उसे राज्य चुनाव आयोग कहा जाता है। अंतरराज्यीय स्तर पर पंचायत, वह पंचायत जो जिला स्तर पर गठित होता है उसे बोलते हैं अंतरराज्यीय पंचायत। राज्य वित्तीय आयोग, पंचायतों को मिलने वाली वित्तीय सहायता तय करने वाला निकाय क्या कहलाता है? राज्य वित्तीय आयोग। जो राज्य के द्वारा पंचायतों को पैसा भेजा जाता है उसके थ्रू वो काम करता है, तो उसको बोलते हैं राज्य वित्तीय आयोग। अब अनुच्छेद 243 ए 243 ए क्या बोलता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में बताता है। अब ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा प्रत्येक गांव की मूल प्रशासनिक इकाई होती है। ग्राम सभा प्रत्येक गांव की मूल प्रशासनिक इकाई होती है। इसमें गांवों के सभी मतदाता सदस्य होते हैं, जो वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, वही ही ग्राम सभा के अंतर्गत होते हैं। यह पंचायत को विकास योजनाओं पर सुझाव देने, बजट अनुमोदन और स्थानीय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है
किसके लिए सुझाव देता है, किसके लिए कार्य करता है, तो पंचायत की योजनाओं पर सुझाव देने के कार्य करता है, बजट अनुदान के लिए कार्य करता है, स्थानीय प्रशासन में भाग लेने के अधिकार के लिए कार्य करता है। तो इन चीज़ों को पढ़ना है आराम से, क्वेश्चन यहीं से बनता है और छोटे छोटे चीज़ों को वजह से गलत हो जाता है। अनुच्छेद 243 भी पंचायतों के गठन से संबंधित होता है। पंचायतों के गठन का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रत्येक राज्य को ग्राम, मध्यवर्ती तालुका, ब्लॉक या जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना करनी होगी। प्रत्येक राज्य को ग्राम पर, मध्यवर्ती पर या जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना करनी होगी। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उसे मध्यवर्ती स्तर की पंचायत बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे नहीं वर्ड है, अगर 20 लाख से उसकी जनसंख्या कम है तब। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 सी क्या बोलता है, पंचायतों की संरचना। 243 सी है जो है पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है। प्रत्येक पंचायत के लिए सदस्य संख्या का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार क्या करती है, सदस्य प्रत्येक पंचायत के लिए सदस्य संख्या का निर्धारण करती है। पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो सकता है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी। तो ये अलग अलग स्टेप में होता है इसका, है ना। तो जैसे अनुच्छेद, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 243D में ग्राम पंचायतों में आरक्षण। ग्राम पंचायतों में किस तरह से आरक्षण होता है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। महिलाओं के लिए 33%, 1/3 सीटों का आरक्षण। छत्तीसगढ़ के केस में अभी अलग है, तो उसको भी देखेंगे छत्तीसगढ़ का केस में क्या है। अभी एक जनरल व्यू देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत कैसा इसका वो बनाया गया स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करें। उसमें अलग से लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और छत्तीसगढ़ वाला है तो उसको भी मैं आगे अपडेट करूंगा। यह पंचायत अध्यक्षों के पदों पर लागू होता है। आरक्षण रोटेशन आधार पर लागू होता है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अनुच्छेद 243E पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होगा, तो पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा। यदि किसी कारणवश पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव करना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 243F। अनुच्छेद 243F में पंचायतों के सदस्य की अहर्ता, योग्यता, अयोग्यता के बारे में बताया गया है। तो इसमें राज्य सरकार तय करती है कि कौन सा व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने योग्य है और कौन सा व्यक्ति सदस्य बनने योग्य नहीं है। किसी व्यक्ति की सदस्य बनने की अयोग्यता ठहराने का अधिकार राज्य को होगा। यदि किसी सदस्य को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है या पद की शर्तों को उल्लंघन करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। इसमें पंचायतों को योजना निर्माण, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास से संबंधित शक्तियों के बारे में दी गई जानकारी के बारे में बताने का कार्य कौन करता है, पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताता है 243G। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों पर कार्य करने का फुल अधिकार देता है, जैसे कि कृषि भूमि अधिकार हो गया, सिंचाई हो गया, जल संरक्षण हो गया, ग्रामीण आवास हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, महिला और बाल विकास हो गया, सड़क और यातायात प्रबंधन से संबंधित 29 विषय पर। इसमें जल्द में एक वीडियो ले आऊंगा, आप 29 विषय देख सकते हैं कि कौन कौन से होता है जो पंचायत के अंतर्गत होता है और इसमें पंचायत को कार्य करने का पूरा अधिकार होता है ताकि ग्रामीण का विकास किया जा सके। अनुच्छेद 243H पंचायतों की वित्तीय शक्तियों के बारे में बताता है। पंचायतों को कर, शुल्क, अनुदान वसूलने का अधिकार दिलाने का कार्य कौन करता है, 243H करता है। राज्य सरकार उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राज्य सरकार रूरल डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए क्या करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आगे हैं अनुच्छेद 243I राज्य वित्तीय आयोग।
प्रत्येक राज्य को 5 वर्ष में एक बार राज्य वित्तीय आयोग गठित करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक राज्य को 5 वर्ष में एक बार राज्य वित्तीय आयोग गठित करना अनिवार्य होता है। यह योजना पंचायतों के वितरण किए जाने वाले राजस्व के निर्धारण की सिफारिश करता है, जो पंचायतों के लिए लाभदायी होता है। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों का लेखा और ऑडिट करने का कार्य करता है। पंचायतों के लेखा जोखा का नियमित रूप से ऑडिट लेखा परीक्षण किया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्धारित करेगी कि ऑडिट प्रक्रिया क्या होगी और कैसे होगी। अनुच्छेद 243 के राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार एक स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाएगी जो पंचायतों के चुनाव कराएगा। आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसे राज्यपाल नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 243 L केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतों का प्रावधान किस तरह से होता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत व्यवस्था लागू करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 243M कुछ राज्यों में भी अपवाद है, उसके बारे में भी बताया गया, जैसे नागालैंड में, मेघालय, मिजोरम, अन्य पहाड़ी जनजातियों में पंचायती राज प्रणाली अनिवार्य नहीं है। संसद इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। अनुच्छेद 243N पूर्ववर्ती कानून का निरंतरता। 73वें संविधान संशोधन पहले बने पंचायत कानून जब तक नए कानून ना बने तब तक लागू रहेंगे, इसके बारे में बात करता है। जो 73वां संविधान संशोधन से पहले बने पंचायत कानून जब तक नए कानून ना बने तब तक लागू रहेंगे। अब अनुच्छेद 243O जो लास्ट है पंचायती राज संगठन के अंतर्गत लास्ट आर्टिकल है। अनुच्छेद क्या बोलता है? पंचायतों से संबंधित न्यायिक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। तो पंचायतों के कार्य में पंचायत चुनावों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पंचायत चुनावों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है सिवाय चुनाव संबंधी याचिका के। बाकी चीज़ों को चुनाव अदालतों में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसके लिए ये खुद सेल्फ बॉडी है। निष्कर्ष लास्ट में बोल सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्वशासन को मजबूत बनाना, इन्हें जनता को नीति निर्माण और विकास कार्यों में सीधा हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है। 70 संविधान संशोधन अधिनियम एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिन्हें सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। सत्ता का विकेंद्रीकरण कहाँ? सेंट्रल से सीधा यहाँ आ गया गाँव में किया और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुँचाने का कार्य किया। तो ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। थैंक यू।